हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शल्य तंत्र के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है त्रिविध कर्म, जिसमें हम 3 कर्म पढ़ेंगे। वो 3 कर्म कौन कौन से होंगे, क्या आप सोच सकते हो? तो अगर सर्जरी में हम कोई कर्म पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? एक तो सर्जरी से पहले का कर्म, एक सर्जरी वाला कर्म, और एक सर्जरी के बाद में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंग्लिश में रिलेट करें तो प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो हम काम करते हैं या केयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज, ठीक है, ये त्रिविध कर्म विद रेस्पेक्ट टू द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम त्रिविध कर्म देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। त्रिविध कर्म होते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। आयुर्वेद शल्य तंत्र में महर्षि सुश्रुत, क्योंकि शल्य तंत्र इज बेसिकली क्या है, सुश्रुत संहिता है, ने प्रत्येक शल्य कर्म को सफलतापूर्वक निष्पादित करने एवं उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए संपूर्ण क्रियाविधि को 3 मुख्य चरण में विभाजित किया है। तो आपको समझ आया कि क्यों ऐसा इन्होंने किया है? समझ आया ना कि क्यों इन्होंने 3 चीज़ों में इन्हें डिवाइड किया है, ताकि हम अपने कर्म को, जो सर्जिकल हमारा प्रोसेस है, एक तो उसे सफलतापूर्वक सक्सेसफुल उसे कंप्लीट कर सके, एंड द सेकेंड थिंग इज उपद्रव को कम कर सके, उन्हें बचा सके। ठीक है, उपद्रव को बिल्कुल कम कर सके। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और जो हमारी सक्सेस रेट है उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उन्होंने इसे डिवाइड किया है 3 कामों में। और वो 3 काम क्या होते हैं? त्रिविध कर्म होते हैं। उनके नाम है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। सबसे पहले पूर्व कर्म की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इससे आता है पूर्व कर्म से, तो देखेगा कि किस तरह से हम पूर्व कर्म करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कर्म क्यों किए जाते हैं, इन्हें क्यों क्लासिफाई किया गया है, ताकि जो हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए, एंड द सेकेंड थिंग इज कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। पूर्व कर्म क्यों किया जाता है? पूर्व कर्म का तात्पर्य क्या है कि शल्य कर्म प्रारंभ करने से पूर्व किए जाने वाले समस्त कार्य यानी समस्त तैयारियां जो होती हैं उन्हें पूर्व कर्म कहा जाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार पूर्व कर्म को मुख्य 3 रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण इसका 3 तरह से किया गया है, जो कि याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका वर्गीकरण 3 तरह से किया है। याद हो पाएगा। पूर्व कर्म के 3 वर्गीकरण हैं। ठीक है, पूर्व कर्म में हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। द वन इज संभार संग्रह। संभार संग्रह जैसे इंग्लिश में लिखा है इक्विपमेंट एंड मटेरियल प्रिपरेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? शल्य क्रिया से पूर्व वैद्य या शल्य चिकित्सक को समस्त आवश्यक यंत्र, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको, आवश्यक यंत्र, शस्त्र और औषधियों का संग्रह पूर्व में ही कर लेना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप डॉक्टर स्कैल्पेल लेने जा रहा है, आप डॉक्टर सीजर लेने जा रहा है, आप डॉक्टर एनेस्थीसिया की दवाई लेने जा रहा है, पेन किलर लेने जा रहा है? ऐसा अच्छा लगेगा? तो डॉक्टर को चाहिए या फिर जो सर्जरी कर रहा है उसको चाहिए कि वो सारा ही सामान जैसे यंत्र, शस्त्र, औषधि पहले ही कहाँ ला के रख ले? ओटी में ला के रख ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शस्त्र और यंत्र के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि सुश्रुत ने बताया है कि 20 तो होते हैं शस्त्र और 101 होते हैं यंत्र। ठीक है, अणुशस्त्र के बारे में इन्होंने बताया कि 3 है। क्या है वो? क्षार, अग्नि और जलोका। क्या होता है वो? क्षार, अग्नि और जलोका। मेरे साथ साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा। देखो, शस्त्र तो आचार्य चरक ने बताए हैं कि 20 प्रकार के 20 प्रकार के तो शस्त्र होते हैं, बट 101 टाइप्स के यंत्र होते हैं। ठीक है, फिर अणुशस्त्र की इन्होंने बात कही है कि क्षार, अग्नि और जलों का होता है। वो क्या होता है? क्षार, अग्नि और जलों का, क्योंकि हमारे आगे भी काम आएगा, सेम यही चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, कहाँ पर रिपीट होगी? जब हम प्रधान कर्म पढ़ेंगे। बंधन एवं वस्त्र, हमें पट्टी बांधनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? कवलिका यानी पैड्स, पट यानी बैंडेजेस, पोत यानी गॉज, एंड प्रोथ मतलब स्वैप्स। ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। औषध एवं तेल घृत, औषध हमारे पास होनी चाहिए। वो औषध क्या हो सकती है? जाति आदि तेल जो कि व्रण रोपण करता है, रोपण घृत होना चाहिए। मधु होनी चाहिए, घृत मतलब सर्पी ही होना चाहिए। क्षीर यानी दूध होना चाहिए। तेल और कषाय होना चाहिए। अब आपसे मैं पूछूँ, अगर
अब आपसे मैं पूछूं अगर कि कषाय क्यों लिया है, बताओ कषाय क्यों लिया है, सोचो। मैं रुकी हूँ अभी यहीं पर। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, ठीक है। अब नहीं पता है तो मेरी बात सुन लो। देखो, कषाय का जो काम होता है वो स्तंभन का होता है। अब जब हम शस्त्र कर्म ही करने जा रहे हैं तो ब्लीडिंग होना लाजमी है या नहीं है? ब्लीडिंग तो होगी। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आयुर्वेद में किस वर्ग का यानी कौन से रस का प्रयोग किया जाता है? कषाय रस का। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कषाय का प्रयोग करना, ठीक है। संज्ञाहरण सामग्री क्या होता है? जो संज्ञाहरण मीन्स एनेस्थीशिया। एनेस्थीशिया का पूरा चैप्टर मैंने बता दिया है, राइट। चैप्टर नंबर 4 था एनेस्थीशिया संज्ञाहरण, वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो देख के ही चैप्टर 5 पे आए होंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था। तो संज्ञाहरण करने के लिए मॉडर्न में तो हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते ही हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में क्या यूज़ करते हैं हम? तीक्ष्ण मध्य एंड कंद मूल विष आदि का यूज़ करके पेशेंट को एनेस्थीशिया दिया जाता है। इतना समझ आया? ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है कि संभार संग्रह का। पूर्व कर्म के 3 पार्ट थे जिसमें से 1 पार्ट था संभार संग्रह, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं जो कि है रोगी की परिचर्या और उसकी परीक्षा। परिचर्या मीन्स वो क्या काम करता है और उसकी परीक्षा करेंगे। आतुर की परीक्षा हमें पता ही है, अष्टवेद, त्रिवेद, पंचवेद ये सारी होते हैं, तो उसमें से हमें परीक्षा करनी है। इन्होंने दो दी हुई है, अष्टवेद एवं त्रिवेद परीक्षा हम कर लेंगे, जिससे हमें रोगी के बल का, प्राण का, कोष्ठ का, व्यय का, अग्नि का, इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। फिर अभ्यंग और स्वेदन करेंगे, यानी हमें वात का शमन करना है तो उसकी वजह से हम उसे क्या कराएंगे? स्नेहन और स्वेदन कराएंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हो, जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई कर्म कराते हैं, राइट, उससे पहले हम स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल बताने वाली नहीं थी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन फिर भी बता दिया गया है क्योंकि प्रधान कर्म से पहले हमें क्या कराना पड़ता है? स्नेहन और स्वेदन। अब आपने इसकी उपमा भी पढ़ी थी कि स्नेहन से क्या हो जाता है, स्वेदन से क्या हो जाता है, वो सब आपको पता है। अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है आहार का नियम। इम्पॉर्टेंट रहेगा याद करना, इसलिए मैं इसे टिक भी कर रही हूँ और हाईलाइट भी कर दूंगी, ठीक है। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा है कि जब किसी को हमें सर्जरी करानी है, ठीक है, किसी की सर्जरी हम करेंगे तो उसके लिए आहार का नियम क्या होगा? तो शल्य कर्म के प्रकार अनुसार रोगी को या तो लघु आहार दिया जाता है या अन्न, यानी ना अन्न, बिल्कुल भी अन्न नहीं देते हैं। तो 2 इसमें कैटेगरी इन्होंने कर दी है, या तो लघु आहार देंगे या फिर बिल्कुल भी अन्न नहीं देंगे, भूखा पेट रखा जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मूढ़ गर्भ में, अश्मरी में, भगंदर में और मुख रोग में, इन चारों रोगों में इन्होंने बताया कि एम्प्टी स्टमक रखा जाता है। मेरे साथ फिर से कहो, सबसे पहले मूढ़ गर्भ में, अश्मरी में, भगंदर में और मुख रोग में। एक बार और कहो, मूढ़ गर्भ में, अश्मरी में, भगंदर में और मुख रोग में क्या किया जाता है? एम्प्टी स्टोमक रखा जाता है, यानी कुछ भी नहीं दिया जाता। बाकी अन्य जितने भी कर्म हैं, ठीक है, जितनी भी व्याधि हैं, उन सब में लघु स्निग्ध अन्न दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वात का शमन करने के लिए ही स्नेह स्वेदन दिया जाता है, तो वात का शमन करने के लिए ही यहाँ पर लघु और स्निग्ध अन्न दिया जाता है, ठीक है। और ताकि संज्ञाहीनता ना हो, अब ऐसा नहीं आप बेहोश ही हो जाएं, ठीक है, ताकि आप बेहोश ना हो, आपकी संज्ञा बनी रहे। कोष्ठ की शुद्धि की बात करते हैं तो आवश्यकता अनुसार अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती करा के या मृदु विरेचन करा के कोष्ठ को शुद्ध कर सकते हो। समझ आया? ये आपके 2 पार्ट यहाँ पे पूर्व कर्म के कंप्लीट हो गए। समझ आया? समझ आया। नंबर 1 था संभार संग्रह, जिसमें हमने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या देखा था? शस्त्र देखा, यंत्र देखा, बंधन, वस्त्र, औषध हमने वहाँ पे रख ली और संज्ञाहरण के लिए सामग्री हमने ला के रख ली। उसके बाद हमने रोगी के बारे में जाना कि हमने रोगी की परीक्षा करी, कौन कौन सी परीक्षा कर सकते हैं? त्रिवेद, षड्वेद, पंचवेद और अष्टवेद परीक्षा हम कर सकते हैं। स्वेदन और स्नेहन हम करा देंगे। फिर आहार का नियम मैंने 4 चीज़ों में आपको बताया कि वहाँ पे आपको बच्चों आहार नहीं देना है। वो कौन कौन सी हो जाएगी? मूढ़ गर्भ हो जाएगी, अश्मरी हो जाएगी, भगंदर हो जाएगा और मुख रोग हो जाएगा। इन सब में आपको अन्न नहीं देना है, बाकी सब में लघु और स्निग्ध आहार देंगे ताकि पेशेंट कॉन्शियसलेस ना हो, है ना।
अनकॉन्शियस ना हो, राइट। नया शब्द बना दिया मैंने भी, कॉन्शियसलेस, ठीक है, अनकॉन्शियस ना हो। कोष्ठ शुद्धि करेंगे कैसे? निरुवस्ती से, अनुवासन वस्ती से, आवश्यकता अनुसार। दोष देख के हम देख लेंगे कि निरुवस्ती करानी है या अनुवासन वस्ती करानी है। अनुवासन वस्ती स्नेह वाली होती है, निरुवस्ती रूक्ष होती है, या फिर मृदु विरेचन करा दो, जैसे भी आपको लगता है। दोष के अकॉर्डिंग आप अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग ये करा सकते हो। ये दो चीज़ हमने कर लिया, संभार संग्रह और रोगी परिचर्या एवं परीक्षा। अब थर्ड हम बात करते हैं पूर्व कर्म की, जो कि है प्यारे बच्चों आतुरागार यानी ओटी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एंड शल्य कर्म गृह निर्माण। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं आप ओटी के बारे में, ठीक है, उसका प्रिपरेशन क्या करना है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रशस्त्र देश और गृह होना चाहिए, जो आतुरागार है, पेशेंट वार्ड है, ठीक है, और शस्त्र कर्म गृह इज ओटी, आतुरागार इज पेशेंट वार्ड, ठीक है, जहाँ पे वो भर्ती होता है, राइट, समझ आया, जहाँ पे वो भर्ती हो रहा है इस पेशेंट वार्ड। एंड शस्त्र कर्म गृह इज ओटी, ये निर्मल होना चाहिए, वात आतप सहित होना चाहिए। देखो ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में बताया है कि वहाँ पे हवा बिल्कुल वेंटिलेशन बना रहना चाहिए, धूप आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सनलाइट है इज ऑल्सो अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, इजंट इट। सेकेंड ईयर में पढ़ा है ना डिसइंफेक्शन, उसमें फिजिकल मेथड में सनलाइट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वात और आतप ये दोनों वहाँ पे होने चाहिए, वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, धूप आनी चाहिए, तथा संपात रहित होना चाहिए। तो वात आतप सहित होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ हमारी मैम ने ऑनलाइन क्लास में बताई थी कि संपात रहित होना चाहिए। संपात का मतलब होता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। मतलब आप सोचो, आपको पता ही है जब कोई बीमार होता है उसे डायरेक्ट हवा से बचाया जाता है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है कि डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, बट वेंटिलेशन, वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, बट डायरेक्ट हवा पेशेंट को नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज उससे वो नुकसान देगी, ठीक है। तो संपात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। धूपन कर्म की बात करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन या फ्यूमिगेशन। सुश्रुत ने शस्त्र गृह एवं व्रण की जीवाणु मुक्त हेतु धूपन का विधान दिया है, जो कि हमने पढ़ा है। स्टेरिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें हम किस किस चीज़ से स्टेरिलाइजेशन करते हैं? गुग्गुलू, अगरू, सरसप, त्वचा, लवण एवं मधु के साथ मिश्रण करके धूपन किया जाता है। मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी। मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी? गाँव, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाँव। तो जी से आ जाएगा गुग्गुलू, ए से आ जाएगा अगरू, एन से आ जाएगा नींब और वी से आ जाएगा वचा। ईजी है ना याद करना? मेरे साथ फिर से बोलोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 3 बार मैं आपको चीज़ें कहलवाऊंगी ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाए। आप भी मेरे साथ कहोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुग्गुलू, अगरू, नींब एंड वचा। एक बार और कहेंगे, गाँव, जी से गुग्गुलू, ए से अगरू, एन से नींब और वी से वचा आ जाएगा। मंगल कर्म एवं स्वास्थ्य वाचन, रोगी एवं चिकित्सक दोनों की मानसिक स्थिरता एवं सकारात्मक ऊर्जा हेतु मंगल पाठ करें। अग्नि शमन तथा बलि पूजन करना चाहिए ताकि जो उनका मन है वो स्थिर रहे, पॉजिटिव उनके ऊर्जा, मतलब उनमें पॉजिटिव वाइब्स आते रहे, और अग्नि शमन करना चाहिए, बलि पूजन, हमें ये सब करना चाहिए। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूर्व कर्म। समझ आया? पूर्व कर्म अब आपको समझ आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब हम देखते हैं पूर्व कर्म का मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, कि मॉडर्न सर्जिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करना चाहिए, जैसे कि हमने परीक्षा देखा कि रोगी की परीक्षा, परिचर्या, तो इन्होंने भी यही बात कही है इंग्लिश में। डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ ASA मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीशियोलॉजिस्ट, फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन, इन सब की हमें क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए CBC, BT, CT, PT कैसा लग रहा है? BT, CT, PT, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप टेस्ट, क्रॉस मैचिंग, रीनल एंड LFT टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ECG एंड चेस्ट एक्सरे, इसमें से 2-3 उठा के याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। स्क्रीन पे नज़र रखो। NPO गाइडलाइंस के लिए क्या कह रहे हैं कि खाली पेट कब तक रहना है, कि मिनिमम 6 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स फॉर सॉलिड फूड
and 2 hours for clear fluid to prevent aspiration pneumonitis मेंडेलसन सिंड्रोम। ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो आपको मिनिमम 6 घंटे पहले बिल्कुल खाना पीना छोड़ देना है और 2 घंटे पहले आप पानी भी नहीं पी सकते। प्रिवेंट एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस मेंडेलसन सिंड्रोम क्या होता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो क्या होगा, नर्व पे इफेक्ट होता है। एनेस्थीसिया मीन्स पेनलेस अनकॉन्शियसनेस वाली सिचुएशन आपके बॉडी में होती है। तो जब आपके बॉडी में पेन नहीं हो रहा तो सिर्फ वो जिस भी एरिया को आप अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एनेस्थीसिया दे रहे हो, वहाँ का काम नहीं होगा। अब सपोज कर लो कि वो वाली नर्व भी आपकी अफेक्ट हो रही है जो कि रिफ्लेक्स कर दे, यानी जो वॉमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होगा कि आपने जब एनेस्थीसिया दिया तो जो रिफ्लेक्स, जो वॉमिट रिफ्लेक्स को रोकती है, यानी जो वॉमिटिंग को रोकती है, यानी जो पेट का खाना है उसे ऊपर जाने से रोकती है, अब वो नर्व भी काम नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, जब आपकी सर्जरी चल रही होगी तो क्या होगा, जो पेट का खाना है वो आपका ऊपर आता है ईसोफेगस से और आपका कहाँ चला जाता है, ट्रैकिया में, यानी कि एयर पाथवे में चला जाता है, जिसे कहा जाता है एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस। यानी ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस खाने की वजह से, और इसे ही कहा जाता है मेंडेलसन्स सिंड्रोम। समझ आया। सर्जिकल साइट प्रिपरेशन क्या होता है, क्लिपिंग ऑफ हेयर। तो हम यहाँ पे क्लिपिंग ऑफ हेयर होता है, ठीक है, हेयर को काटा जाता है। प्रीफर ओवर शेविंग। शेविंग क्यों नहीं की जाती, क्योंकि शेविंग से माइक्रो एब्रेशंस हो सकते हैं जो कि फर्दर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, हमें हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, क्लिपिंग ऑफ हेयर किया जाता है, शेविंग नहीं किया जाता, याद रख लेंगे MCQ के लिए। एंटीसेप्टिक स्क्रबिंग होती है पोविडोन से, ठीक है, आपको पता ही है, पोविडोन आयोडीन 10% एंड क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। एक याद कर लो, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पोविडोन ही बताया था। प्री मेडिकेशन एंड एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV देते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक लाइक ऑगमेंटन 30 से 60 मिनट प्रायर टू स्किन इंसीजन, स्किन इंसीजन से पहले, ठीक है, ताकि क्यों देते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। H2 ब्लॉकर्स एंड PPI एंड एंटी एमेटिक्स भी आपको दी जाती है ताकि आपको क्या ना हो, उल्टी ना हो, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों मॉडर्न एस्पेक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इतना लिख सकते हो शॉर्ट आंसर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधान कर्म की। प्रधान कर्म में अष्टविध शस्त्र परीक्षा होती है। क्या है ये, अष्टविध शस्त्र कर्म परीक्षा, कहाँ से मैंने बोला, तो प्रधान कर्म जो होते हैं वो 8 होते हैं, कहने का यही मतलब है। वो 8 कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अष्टविध शस्त्र कर्म छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहारण, विश्रवण और सीवन, ठीक है। ये कितने होते हैं, 8 कर्म होते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी और एग्जाम्पल के थ्रू। छेदन की बात करते हैं तो उच्छेद करना, काट कर अलग करना मीन्स एक्सीजन इसे हम कहते हैं। एक्सीजन और इंसीजन 2 शब्द होते हैं। सर ने मुझसे क्लास में पूछा था, मेरे रोग निदान वाले सर ने, बट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। तो सर ने बताया कि सोचो, एक्स मतलब एक्सीजन, एक्सटर्नल, तो एक्स का मतलब होता है बाहर के साइड, तो बाहर निकाल के फेंक देना, यानी उसे काट के बाहर कर देना, दैट इज एक्सीजन। इंसीजन मतलब इनसाइड द बॉडी, उसे कट लगाना। इंसीजन क्या होता है, जैसे आपके सर्जरी हो रही है, एब्डोमिनल सर्जरी है, उसे इंसीजन लगाएंगे और फिर बंद कर देंगे। एक्सीजन कैसे हो सकता है, जैसे आपके हाथ ही काट के अलग कर दिया है, मान लो उसमें पस पड़ गया, वो गलने लगा, ठीक है, नेक्रोसिस हो गया, तो उसे काट के अलग करना इज एक्सीजन। हम बात करते हैं छेदन की। छेदन का मतलब होता है उच्छेद, यानी काट कर अलग करना, इंग्लिश में इसे बोला जाता है एक्सीजन। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली छेदन होता क्या है। जो अर्श होता है, जो अर्बुद होता है, जो ग्रंथि होता है, दुष्ट व्रण होता है और अश्मरी, इन सब को हम काट कर बाहर निकालते हैं। अर्बुद से समझो, अर्बुद है आपके कोई गांठ बन गई है, ठीक है, ट्यूमर हो गया, हम क्या करते हैं, लाइक कैंसरस सेल्स इसे समझ लो, तो कैंसरस सेल को हम काट के बाहर निकाल देते हैं, सो दैट इज एक्सीजन। भेदन की बात करते हैं, भेदन इज इंसीजन, जो कि अंदर से
हम काटते हैं और ठीक कर देते हैं, बस चीरा लगाना होता है। जैसे विद्रधि में, नाड़ी व्रण में यानी फिस्टुला में, पक ग्रंथि में और स्तन विद्रधि में ये काम किया जाता है। लेखन की बात करते हैं। लेखन का मतलब आपको पता है खुरच कर उसे बाहर निकालना, लाइक स्क्रैपिंग, जैसे अर्श में। और इसे हम जो एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ईयर में भी इतनी बार पढ़ा है, सेकेंड फर्स्ट में सॉरी, मेदो रोग में लेखन कर्म पढ़ते थे ना, तो मेदो रोग में इसका यूज़ किया जाता है। और उत्तसन मांस में यानी और कफज ग्रंथि में, जहाँ पे मांस बढ़ जाता है ज़्यादा, और कफज ग्रंथि में इसका यूज़ किया जाता है। वेधन की बात करते हैं तो छेद करना, पंक्चर करना, सिरा वेद कहते हैं, जलोदर में यूज़ होता है ये, और जल वृद्धि में, हाइड्रोसील में। ठीक है, ऐषण की बात करते हैं तो ऐषण होता है मार्ग खोजना, प्रोबिंग। इसमें क्या होता है, नाड़ी व्रण में जैसे इसे आप समझ लो सशल्य व्रण में और गुण शल्य में, यानी जिसमें कैसे मैं आपको बताऊं कि आपके जैसे गोली, हाँ गोली का आप समझ सकते हो, जो आपके बुलेट है ना, जो आपके शरीर में घुस जाती है, उसका मार्ग खोजकर उसे बाहर निकालना, दैट इज नोन एज ऐषण। नाड़ी व्रण, डी फॉरेन बॉडी, सशल्य व्रण, समझ आ गया होगा अब तो। आहरण, आहरण इसे क्या कहा जाता है, बाहर खींचकर निकालना यानी एक्सट्रैक्शन। फॉरेन बॉडी रिमूवल, लाइक अश्मरी, लाइक कोई शल्य, लाइक मृत गर्भ, आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। और वर्जो निरोध, फीकल इम्पैक्शन। ठीक है, विश्रवण क्या होता है कि तो विश्रवण का मतलब होता है स्राव को बाहर निकालना, जो द्रव है उसे बाहर निकालना, यानी जो द्रव हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं है खून ही बाहर निकाल दो, तो जो हमारे काम का नहीं है वो हमें बाहर निकालना है। लाइक शोफ में, शोणित दुष्टि में अगर आपका खून मतलब निकालना ज़रूरी है, लाइक जैसे सर्पदंश में करते हैं, पुए गर्भ में, ठीक है, और दद्रु में इनका यूज़ किया जाता है। सीवन, दद्रु का याद कर लेना, MCQ में आपसे पूछ सकता है। सीवन की बात करते हैं तो इसमें टाँके लगाना आपको पता है, सूजर, वाउंड क्लोज करते हैं, सदो व्रण में, छेदन में, भेदन उत्तर व्रण में। ठीक है, भेदन के बाद आपने उसे बंद भी तो करना है, तो सीवन। अनुशस्त्र कर्म, जो कि हमने 3 शुरू में पढ़े थे, क्षार कर्म, अग्नि कर्म और जलोका। जलोका से ही रक्त मोक्षण होता है, इसलिए यहाँ पे जो कर्म का नाम है वो जलोका नहीं, रक्त मोक्षण कर्म कहा जाता है। जलोका उसमें क्या है, कारण है। क्षार कर्म के लिए क्षार सूत्र द्वारा भगंदर का, अर्श का, परिकर्तिका का चिकित्सा की जाती है। यह छेदन, भेदन और लेखन तीनों कार्य एक साथ करता है। ठीक है, छेदन भी कर सकता है, भेदन भी कर सकता है और लेखन भी कर सकता है। अग्नि कर्म की बात करते हैं तो दग्ध कर्म द्वारा रक्त स्तंभन, लाइक होम्योस्टेसिस तथा वातज कफज व्याधि में ग्रंथि में कदन, कॉन्ड्स एवं संधिगत शूल का स्थायी शमन करता है, यानी परमानेंट इसका क्योर है। रक्त मोक्षण की बात करते हैं तो जलों का अवचरण, सिरावेद एवं श्रृंग अलाबु द्वारा दुष्ट रक्त का निर्हरण, यानी जो हमारा दूषित रक्त है, ठीक है, उसे बाहर निकालना। अब हम देखते हैं इसका मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, जो कि हमने प्रधान कर्म पढ़ा है, उसे मॉडर्न में किससे रिलेट करते हैं, ऑपरेटिव सर्जरी से, जो इंट्रा ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले तो एसेप्टिक टेक्निक्स ही हैं, जैसे हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा कि एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ बेस ट्रायल फील्ड्स, स्क्रबिंग, गाउनिंग, ग्लविंग एंड पेशेंट रैपिंग, ये सब क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इंसिजन प्रिंसिपल्स, क्या कहाँ पे इंसिजन करना चाहिए, इंसिजन अलोंग लैंगर्स लाइन। लैंगर्स लाइन क्या होता है, एक बॉडी में लाइन बनाई गई है कि जहाँ पे हमारी लेस शेयरिंग हो, जहाँ पे जो वुंड हीलिंग है वो अच्छे से हो पाए, जहाँ पे आपका ज़्यादा बड़ा स्कार ना हो, जहाँ पे आपका कॉस्मेटिकली ऐसा कोई निशान ना हो, तो ये होता है इंसिजन अलोंग लैंगर्स लाइन फॉर मिनिमल स्कैरिंग एंड ऑप्टिमल वुंड हीलिंग। होम्योस्टेसिस का मतलब है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग होती है, उसे रोकना। तो डायरेक्ट प्रेशर से, मोनोपोलर, बाइपोलर, इलेक्ट्रोकॉटरी से, लाइगेचर से, वैस्कुलर क्लिप से और टॉपिकल होम्योस्टैटिक एजेंट से भी इसे रोका जाता है, ब्लीडिंग को रोका जाता है। टिश्यू हैंडलिंग की बात करते हैं तो जो टिश्यू को आप हैंडल कर रहे हो सर्जरी के दौरान, तो उसे जेंटली हैंडल करो विद एट्रोमेटिक फोर्सेप्स, यानी इस तरह का आपका फोर्सेप होना चाहिए जो टिश्यू को आघात ना करे। समझते हो कि टिश्यू को फर्दर कोई डैमेज ना पहुंचाए, टू प्रिवेंट टिश्यू नेक्रोसिस एंड वुंड ब्रेक डाउन। सूचरिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल एब्जॉर्बेबल अगर यूज़ करते हो तो
ये सारे हो जाएंगे एंड नॉन एब्जॉर्बेबल में नायलॉन सिल्क हो जाएगा। कंटिन्यूअस, और ये टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस हो सकता है, इंटरप्टेड हो सकता है, एंड मैट्रेस हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, सबक्यूटिकुलर सुचरिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना याद कर लेंगे, बाकी ये जो था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वापस से अपने आयुर्वेद के पोर्शन पर, जिसमें हम अब पढ़ेंगे पश्चात कर्म। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म हमने पढ़ लिया है। शल्यक्रिया के उपरांत रोगी की पूर्ण आरोग्यता, व्रण रोपण और उपद्रव के रोकथाम के लिए ही पश्चात कर्म का अत्यधिक महत्व है। तो क्यों है? आरोग्यता, यानी उसे कोई रोग ना रहे, उसका व्रण रोपण हीलिंग के लिए, एंड उपद्रव की रोकथाम, जो उपद्रव होने हैं उन्हें रोक लो। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमने एनेस्थीसिया दिया है तो नर्व इंजरी हो सकती है, तो पहले से इस तरह से प्रिकॉशंस ली जाए कि उसे कोई नर्व इंजरी ना हो, कोई उसे पेन ना हो, ठीक है, ब्लीडिंग ना हो, हीमेटोमा ना हो, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, कोई कार्डिक एरिदमिया ना हो। तो ये सारे जो हमें पता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही उस बारे में सोचें और उसके अगेंस्ट काम करें कि ये चीज़ें सारी कॉज ही ना हो। राइट, तो सबसे पहला आता है इसमें आयुर्वेद पश्चात कर्म का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो आप पेशेंट को आश्वासन दो कि तुम एकदम ठीक हो, अभी बस तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो रोगी को मानसिक जो ढाढ़स बांधना, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा उसे सपोर्ट, मेंटली उसे सपोर्ट करना कि अब तुम ठीक हो, और पर्याप्त शय्या विश्राम, बेड रेस्ट उसे देना चाहिए कि तुम आप आराम से जब तक ठीक नहीं होते बेड रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। व्रण परिचर्या, वुंड केयर में क्या है, सबसे पहला आएगा रक्षाघ्न धूपन। आज मैं बहुत टाइम बाद चाय के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। बहुत टाइम से चाय पीने का, चाय तो मैं रोज़ ही पीती हूँ, लेकिन चाय पीते पीते और पढ़ाने में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन आज ये आखिरकार हो ही गया। तो रक्षा घन धूपन क्या होता है कि व्रण स्थल पर जीवाणु, यानी जो हमारे डिसीज़ होते हैं, इन्फेक्शस, जो हमारे वेक्टर बॉर्न, इन सब से होते हैं, तो उसका क्या करना है, हमें उसे रोकना है। तो जैसे किससे, गांव का मैंने आपको बताया था, उससे रोक सकते हैं, गुगुलु वचा नीम से धूपन करना है। परोक्षण और प्रक्षालन, त्रिफला कषाय, ब्लीडिंग के लिए पंचवल्कल कषाय या नीम क्वाथ से व्रण का प्रक्षालन करना चाहिए। रोपण और रोपण पट्ट, जात्यादि तेल, रोपण कृति हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बैंडेज कर दो, बंधन कर दो। आहार विधान क्या करना है, आहार में आप प्रथम दिन से ही क्या क्या देंगे, पेया विलेपी अकृत्युष क्रत्युष, यानी जो संसर्जन कर्म हमने पढ़ा है सेकेंड प्रॉफ में, वही यहाँ पर फॉलो होगा। और क्या बिल्कुल नहीं खाना है, देखो अम्ल, लवण, कटु, विदाही और गुरु आहार बिल्कुल मना है, तो ये नहीं खाना है। वेदना शामन के लिए वेदना स्थापक औषधियों का प्रयोग लाइक शल्यकी, गुगुलु और दशमूल कषाय हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा ये तो, द्रव्य गुण में हमने सब कुछ पढ़ा है। शल्यकी, गुगुलु और कुछ भी नहीं पढ़ा तो दशमूल तो याद किया ही होगा कि ये क्या करता है, पेन को शमन करता है। इसे मैंने कैसे याद किया था, मूल शूल, तो मूल दशमूल क्या करता है, शूल का शमन करता है, वेदना का शमन करता है। मॉडर्न एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, PACU, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट मॉनिटरिंग। इतने आप पढ़ो, इतने में चाय का एक सिप ले लूँ। ठीक है, मेरा कप हाथ में है तो मैं स्क्रीन पर पेन नहीं चला सकती, आप सुनिएगा। कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, सबसे पहले जो वाइटल साइंस होते हैं हमारे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर को देखो, एंड रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया देखो। ठीक है, कि कितनी % रिकवरी हुई है, कितना पूरा आ गया वो वापस, या फिर आधा इधर है आधा उधर है। ठीक है, जैसे नींद में होता है कि पूरे जाग गए अभी आधे नींद में, तो वो वाली बात है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मेंटेन, IV फ्लूइड्स करो until oral intake is tolerated, monitor intake output chart। ठीक है, पेन मैनेजमेंट करो। ठीक है, पेन होता है तो उसमें क्या देंगे, एनसेड्स, ओपॉइड्स एंड रीजनल नर्व ब्लॉक। वुंड केयर के लिए हम क्या करेंगे, वुंड एंड ड्रेन केयर में रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे और
ड्रेसिंग करेंगे उसमें कोई डिस्चार्ज ना हो, प्रूलेंट डिस्चार्ज ना हो, ठीक है, जिसमें पस वगैरह हो। ड्रेन आउटपुट मॉनिटरिंग एंड टाइमली रिमूवल करना है। कॉम्प्लिकेशन के लिए प्रिवेंशन लेना है। अर्ली एम्बुलेशन एंड डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस करना है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ो। अब ये हैं बातें, इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर, ये सब आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बनना तो मुश्किल ही होगा, लेकिन ये सब आप एक बार पढ़ लेना। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल से मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।